Welcome to the series of MGT 611 न्यू शॉर्ट लेक्चर्स। ये MGT 611 की न्यू शॉर्ट लेक्चर्स सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको लेक्चर नंबर 15 करवाया जा रहा है, जो कि है परफॉर्मेंस एंड डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की हम बात करते हैं रिगार्डिंग टाइम ऑफ परफॉर्मेंस, जो कि सेक्शन नंबर 46 के अंदर है। तो अगर कोई स्पेसिफिक टाइम मेंशन नहीं है परफॉर्म करने के लिए प्रॉमिस, तो इसको करना चाहिए एक रीज़नेबल टाइम के अंदर। सो अब ये भी एक चीज़ है कि रीज़नेबल क्या है, ये डिपेंड करता है कॉन्ट्रैक्ट की नेचर के ऊपर और सर्कमस्टेंसेस के ऊपर। तो अब अगर हम इसकी एग्जांपल से अगर हम समझें तो ये कि अगर ए एग्री करता है कि वो डिलीवर करे बी को कुछ सामान, अगर हम एग्जांपल लें वेजिटेबल्स की, बगैर किसी जो है वो फिक्स डेट के। तो अब यहाँ पर हम देखें तो जो है वो सेल है किसकी, पेरिशेबल गुड्स की, ऐसे सामान की जो कि पेरिशेबल गुड्स जिसे हम कहते हैं, तो मतलब ख़राब हो सकता है वो। तो उसको रीज़नेबल टाइम यही है यहाँ पर कि उसको फ्यू डेज़ में उसको डिलीवर करना है। लेकिन अगर हम कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस की बात करें कि हाउस जो है बना के देना है, तो वहाँ पर रीज़नेबल टाइम्स क्या होगा, मंथ्स होंगे, उसमें मंथ्स होंगे रीज़नेबल टाइम्स। सो रिगार्डिंग टाइम एंड प्लेस फॉर परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस सेक्शन 247 के अंदर है ये। सो अगर कॉन्ट्रैक्ट्स मेंशन करें स्पेसिफिक डे, लेकिन एग्जैक्ट आवर मेंशन ना करें, सो परफॉर्मेंस जो है होती है बगैर किसी डिमांड के। प्रोमीजर जो है वो परफॉर्म कर सकता है उसको किसी भी वक्त, जो है किसी भी बिजनेस आवर में, एक प्रॉपर प्लेस के ऊपर। जैसे कि अब इसकी एग्जांपल लें तो एक प्रॉमिस किया गया है कि डिलीवर किया जाएगा फर्नीचर, जो है ए ने प्रॉमिस किया कि वो डिलीवर करेगा फर्नीचर जो है बी को 10 अक्टूबर को। तो अब ए जो है वो डिलीवर कर सकता है कभी भी, जैसे कि 9 AM से 5 PM तक उस दिन, ये ऑफिस टाइमिंग होते हैं नॉर्मली तौर पे। तो 9 AM से 5 PM तक वो कर सकता है बी को फर्नीचर जो है, कोई भी जो उसका जो एग्री जो डिलीवरी पॉइंट है वहाँ पर, या फिर बी के ऑफिस में। प्लेस फॉर परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस, जो सेक्शन 49 में, अगर कोई प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस फिक्स नहीं है, प्रोमीजर को लाजमी तौर पे पूछना चाहिए प्रोमिजी से कि वो नाम दे एक रीजनेबल प्लेस का और फिर परफॉर्म करे वहाँ पर। तो इंश्योर किया जाए फेयरनेस को। अगर प्लेस फिक्स नहीं है, प्रोमीजर जो है वो चूज़ नहीं कर सकता कोई भी रैंडम लोकेशन, अपनी मर्ज़ी से कोई लोकेशन नहीं। प्रोमीजर को लाजमी तौर पे अप्लाई करना चाहिए। और एग्ज़ाम्पल अगर हम इसकी लें वो ये है कि ए एग्री होता है कि वो रिपेयर करेगा बी की मशीनरी को, लेकिन कोई लोकेशन नहीं दी गई, तो ए को लाजमी तौर पे बी से पूछना चाहिए कि कहाँ पर काम होना चाहिए, उसके फैक्ट्री में होना चाहिए या किसी और जगह पे कोई शॉप वगैरह है या कहीं और। ए को फिर परफॉर्म करना चाहिए बी से पूछने के बाद। उसके बाद फिर रेसिप्रोकल प्रोमिसेस आते हैं सेक्शन 51 में। अगर प्रॉमिस जो है वो परफॉर्म होने साइमल्टेनियसली तौर पर एक साथ, कोई भी पार्टी जो है वो बाउंड नहीं है अनलेस के दूसरी जो है वो रेडी है और विलिंगनेस टू परफॉर्म है। और रेसिप्रोकल प्रॉमिस को अगर हम देखें तो उसमें ये है कि दोनों पार्टीज़ प्रॉमिस करती हैं कि कोई चीज़ करें एक दूसरे के लिए। जैसे कि सेलर डिलीवर करता है गुड्स और बायर जो है वो पे करता है मनी। दोनों जो है वो रेडी होते हैं सेम टाइम पे। और एग्ज़ाम्पल इसकी जो है वो ये है कि ए एग्री होता है सेल करने के लिए गुड्स जो है बी को 10,000 रुपीज़ में। डिलीवरी और जो पेमेंट हो रही है वो एक साथ हो रही है। तो ए जो है तब तक डिलीवर नहीं करेगा जब तक बी जो है वो पे करने के लिए रेडी ना हो। तो एक साथ यहाँ पर जो है वो एक साथ हो रही हैं दो चीज़ें। ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस अगर हम देखें सेक्शन 52 में, तो अगर ऑर्डर जो है वो फिक्स है, परफॉर्म किया जाएगा उस ऑर्डर में। और अगर नहीं है तो परफॉर्म किया जाएगा ऑर्डर को
जो कि रिक्वायर्ड होता है नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन से, और कभी कभी एक कॉन्ट्रैक्ट में शामिल होते हैं कई सारे स्टेजेस या म्यूचुअल एक्शन। अगर कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफाई करता है ऑर्डर, उसको फॉलो किया जाए। अगर नहीं करता है, नेचर ऑफ वर्क डिसाइड करता है लॉजिकल ऑर्डर को। नेचर से भी कभी कभी पता चल जाता है। एग्जाम्पल लें तो ये कि जैसे कि अगर बी सप्लाई करता है बिल्डिंग मटेरियल, तो ही ए जो है वो स्टार्ट करता है कंस्ट्रक्शन। तो अब यहाँ पर बी का एक्शन जो है वो पहले आता है। सो ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस सेक्शन 52। तो अब ये यहाँ पर पूरी एक एग्जाम्पल है, एक इलस्ट्रेशन है कि मिस्टर यासिर enters into a contract with Mr. Faisal to construct a house according to the site plan against the payment of the agreed amount. In this case, if not otherwise agreed, Mr. Yasir shall first perform his part of promise and then demand payment from Mr. Faisal as per practice in such type of contract. तो हो क्या रहा है कि मिस्टर यासिर जो है वो इंटर होते हैं कॉन्ट्रैक्ट में मिस्टर फैसल के साथ, के कंस्ट्रक्ट करेंगे हाउस। सो साइट प्लान के मुताबिक जो है पेमेंट ऑफ एग्रीड अमाउंट के अगेंस्ट। तो यहाँ पर होगा क्या कि पहले हाउस को बिल्ड किया जाएगा, वो परफॉर्म करेंगे मिस्टर यासिर जो है वो अपने हिस्से का प्रॉमिस, और फिर जो है वो पेमेंट डिमांड करेंगे मिस्टर फैसल से। तो ये एक नेचुरली जो है वो ऑर्डर है कि घर पहले बनेगा, उसके बाद ही पे किया जाएगा। और दूसरी इलस्ट्रेशन है उसी तरह से जैसे कि आपको बताया गया। सो इफ़ इट इज़ एग्रीड दैट मिस्टर यासिर विल कंस्ट्रक्ट द बिल्डिंग ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल which is to be made available by Mr. Faisal. In this case, Mr. Faisal shall have to make the material available. After that, Mr. Yasir shall perform his part of promise. तो अगर एग्री हो जाए कि मिस्टर यासिर कंस्ट्रक्ट करेंगे बिल्डिंग मटेरियल की अवेलेबिलिटी के ऊपर, और जो कि अवेलेबल करेंगे कौन, मिस्टर फैसल। अब इस केस के अंदर मिस्टर फैसल को मटेरियल को अवेलेबल कराना है, उसके बाद ही मिस्टर यासिर जो है वो अपने हिस्से का परफॉर्म कर सकेंगे। तो यानी कि मटेरियल आएगा तो ही वो कंस्ट्रक्शन करेंगे। सो परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी ऑफ पार्टी प्रिवेंटिंग परफॉर्मेंस सेक्शन 53 के अंदर है। अगर एक पार्टी रोकती है दूसरी को परफॉर्म करने से, कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल बन जाता है प्रिवेंटेड पार्टी जिसको रोका गया उसके ऑप्शन के ऊपर, और वो कंपनसेशन भी क्लेम कर सकती है किसी भी लॉस का, कोई भी अगर उसका नुकसान हो रहा है इसी वजह से। इलस्ट्रेशन इसकी अगर हम देखें, कॉन्ट्रैक्ट रिगार्डिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस विद स्टिपुलेशन दैट इज द ड्यूटी ऑफ प्रोमिस टू सप्लाई द मटेरियल टू प्रोमिसर। ए एग्री करता है बी को कि बिल्ड करे वेयर हाउस उसके लिए, और बी सप्लाई करता है सीमेंट, उसको सप्लाई करना है सीमेंट, लेकिन वो फेल हो जाता है सप्लाई करने में। सो ए कैंसिल कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट और क्लेम कर सकता है कंपनसेशन जो जो भी उसका लॉस हुआ लेबर टाइम वगैरह का। नाउ द डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। डिस्चार्ज से मुराद वैसे क्या है, एंड होना कॉन्ट्रेक्चुअल एप्लीकेशंस का जहाँ पे पार्टीज जो है वो बाउंड नहीं है। ट्रीटेड टू हैव बीन डिस्चार्ज, डिस्चार्ज हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट कब, बाय परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस के ज़रिए जब दोनों ने परफॉर्म कर लिया है जो जिसके लिए जिसका प्रॉमिस किया गया था। बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, अब यहाँ पे परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल हो गई, डिस्ट्रक्शन हो गई, चेंज इन लॉ हो गया। बाय एग्रीमेंट ऑफ पार्टीज, एग्रीमेंट हो जाना जब दोनों पार्टीज एग्री हो जाएं कि एंड करें या मॉडिफाई करें कॉन्ट्रैक्ट को। बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ भी है जब एक कॉन्ट्रैक्ट एंड होता है बैंकरप्ट होने की वजह से या मर्जर वगैरह होने की वजह से। और उसके अलावा बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जब एक पार्टी फेल हो जाती है परफॉर्म करने में। सो डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अगर हम देखें जो कि एक्चुअल परफॉर्मेंस सेक्शन 37 में है, जब दोनों पार्टीज ने कम्प्लीटली परफॉर्म किया उनके प्रोमिस, कॉन्ट्रैक्ट जो वो फुली डिस्चार्ज हो जाता है। उसके बाद टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस सेक्शन 38 में प्रॉमिसर ऑफर करता है कि परफॉर्म करे, लेकिन प्रॉमिसी जो है वो रिफ्यूज़ करता है उसको एक्सेप्ट करना। इसके अलावा एसेंशियल ऑफ वैलिड टेंडर आता है
एक टेंडर के लिए कि वो लीगली अफेक्टेड हो, तो जो उसमें एसेंशियल्स हैं उसमें अनकंडीशनल होना कि कोई कंडीशन अटैच ना की गई हो, और प्रॉपर टाइम और प्रॉपर प्लेस हो, एग्री भी हो या रीज़नेबल हो, और उसके अलावा ये कि इंटायर ऑफ़र हो, यानी कि लाजमी तौर पे फुली परफॉर्मेंस हो, ना कि पार्शियल किस्म की हो। उसके बाद ये कि अपॉर्चुनिटी हो एग्जामाइन करने की गुड्स की, प्रॉमिसी जो है वो चेक कर सके गुड्स जो उसको ऑफ़र किए गए हैं। और उसके अलावा ये कि ऑफर्ड किया गया हो पर्सन जो कि कर सके परफॉर्मेंस, यानी कि प्रोमिसर जो है वो कैपेबल होना चाहिए करने के लिए, और मेड टू दी राइट पर्सन, यानी कि प्रोमिसी या जो उसका एजेंट होता है, सही पर टेंडर जो है वो किया गया हो प्रोमिसी या उसके एजेंट के साथ सही पर्सन से किया गया हो। और उसके अलावा ये कि इन केस ऑफ जॉइंट प्रोमिसी टेंडर कैन बी मेड टू एनी ऑफ जॉइंट प्रोमिसी, यानी कि जॉइंट प्रोमिसी के केस के अंदर टेंडर जो है वो किसी भी के साथ किया जा सकता है, किसी भी जॉइंट प्रोमिसी के साथ किया जा सकता है, किसी भी एक के साथ किया जा सकता है। और एग्जैक्ट अमाउंट जो है इस वाले केस में देखें, सो कोई भी राउंडिंग या पार्शियल पेमेंट नहीं है। सो डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अगर हम देखें सेक्शन 56 के मुताबिक, एक एग्रीमेंट जिसको करना, एक एक्ट जो कि इम्पॉसिबल है ख़ुद से ही, वो वाइड है। यानी कि एक कॉन्ट्रैक्ट ऐसा जिसमें कोई इम्पॉसिबल किस्म की चीज़ शामिल हो गई है, एक ऐसी चीज़ जिसको करना ह्यूमंस के लिए इम्पॉसिबल है, तो उसका जो है कोई लीगल इफ़ेक्ट नहीं है। इवन कि ये पॉसिबल था पहले, लेकिन बाद में ये इम्पॉसिबल बन गया है। अब वो कैसे बन गया, कोई नेचुरल डिज़ास्टर की वजह से बन गया, सो कॉन्ट्रैक्ट वाइड बन जाता है। ये कहलाई जाती है सुपरवेंटिंग इम्पॉसिबिलिटी। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, इसमें कोई मिस्टेक भी दिखाई दे, ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और फाइनल टर्म की एग्जाम के लिए भी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।